हाल ही में मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ है और इस पूरे मतदान के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों ने महिलाओं के मुद्दे को मुखरता से रखा और महिलाओं के बड़े हितैषी बन के उभरे राजनीतिक दल। इस बीच विभिन्न योजनाएं भी चली और घोषणाएं भी हुई। क्या कुछ है महिलाओं की मूल मांग, महिलाओं की मूल समस्याएं क्या हैं, महिला स्वयं क्या चाहती हैं, इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुकी हैं सरिता त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है अपना पंच शो में। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ स्वर्णिमा जी जुड़ चुकी हैं, आप रिपोर्टर हैं। स्वर्णिमा जी, स्वागत है अपना पंच शो में। थैंक यू। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सरिता जी अधिवक्ता भी हैं और सामाजिक क्षेत्र में 15 वर्ष से लगातार सक्रिय हैं और विभिन्न स्थितियों को आपने देखा है। आपने सरकार के जो पहलू हैं उनको देखा है, सामाजिक पहलुओं को देखा है, विभिन्न जो स्थितियां हैं उनको आप देख चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुकी हैं। बात की शुरुआत करेंगे सरिता जी के साथ। सरिता जी, मध्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की बड़ी बात होती है और अपने प्रदेश के जो मुखिया रहे हैं वो भाई बन के उभरे, किसी के मामा बन के उभरे। चुनाव संपन्न हो चुका है, कोई राजनीतिक बातें नहीं है, एक महिला का मुद्दा है जहां महिला की मूल बातें हैं। तो इस सशक्तिकरण के दावों को और बातों को आप कैसे देखती हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? धन्यवाद अखंड जी। मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस डिबेट में मुझे शामिल किया, इस योग्य समझा। और स्वर्णिमा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो साथ में हैं हमारे। जो आपने प्रश्न किया कि महिलाओं की क्या स्थिति है वर्तमान समय में सरकारी परिप्रेक्ष्य में, सरकार के नजरिए में, तो अगर हम अखंड जी बात करें शासकीय तंत्र की, तो योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी है। अगर हम उसको एक खांचे में देखें तो बहुत शानदार योजनाएं हैं कि महिला दीदियों के साथ हम समूहों का निर्माण करेंगे, हम उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत उनको हम सशक्त बनाएंगे और सोशल स्ट्रक्चर में हम उनको सशक्त बना रहे हैं, सामाजिक ढांचे में हम उन्हें ला रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ रहे हैं। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, पिछले 2005 से लेके 2022 तक मैं सरकारी तंत्र में रही हूँ, तो उसका जो मेरा अपना देखना है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन है फील्ड में, वो उस स्तर का नहीं कह सकते हैं जिस स्तर का दिखाया जाता है या जिस स्तर का हमें बताया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे संस्थागत विकास किए जा रहे हैं, जैसे स्व सहायता समूहों का निर्माण हो रहा है, ग्राम संगठन बन रहे हैं, CLF बन रहे हैं। तो सशक्तिकरण बिना वित्तीय समावेशन के नहीं आता है। बिना वित्त के हम सशक्त होके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर वित्तीय समावेशन या वित्त पे अधिकार की बात करें तो उसी सरकारी तंत्र का है। महिलाओं का फेस तो है सामने, महिलाएं हैं सामने, महिलाएं जागरूक भी हो रही हैं, लेकिन जितना उन्हें जिस चीज की भूख है, जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, वो आज भी उस कारपेट के नीचे है। वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पा रही है ताकि वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वो गलतियों से सीखे। नहीं, उन्हें सीखने ही नहीं दिया जा रहा, जो एक मुझे लगता है कि किसी भी योजना को फलीभूत होने के लिए बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। अगर महिलाओं को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाए, पूरा दिया जाए उन्हें अधिकार, हो सकता है गलतियां करेंगी वो, थोड़ी बहुत गलतियां हम भी करते हैं, जब पढ़ते हैं तो हम भी गलतियां करते हैं, फेल होते हैं, उसके बाद हम ज्यादा मेहनत करके सफल होते हैं। बट जितना मेरा अपना अनुभव है, तो महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए था वो अभी उनसे दूर है, काफी दूर है। सरिता जी ने अपनी बात रखी है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है कि क्या है स्थिति, क्या कुछ चल रहा है। स्वर्णिमा जी के पास चलेंगे। स्वर्णिमा जी, आप क्षेत्र में रहती हैं, लगातार फील्ड में रिपोर्टिंग आप कर रही हैं, बात कर रही हैं, विभिन्न समस्याओं से जो जूझ रही महिलाएं उनसे भी आपने बात की है। आपको क्या लगता है कि जो स्थिति है वो कैसी है? अखंड जी, देखिए, मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैंने, लेकिन मैम के जितना ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इस क्षेत्र में इतना नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं, जैसा आप कह रहे, ग्राउंड पे मैं गई, तो एक चीज जो अखंड जी मुझे समझ, चुनाव के लिए जब मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हम जाया करते थे, और ये तो मतलब फैमिलीज में भी होता है, और ये एक ना विमेन की मेंटालिटी होती है कि जिसको, जैसे वोट्स ही हैं, तो हम कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन यही है ना कि वोटिंग परसेंटेज तो ज्यादा है, लेकिन
वो कहाँ से निकल के आ रहा है, कि क्या उनका खुद का वो जो मतदान कर रही है उसमें उनकी खुद की है राय। वो तो ज्यादातर जो फीमेल्स हैं, स्पेशली जो थोड़ी सी कम एजुकेटेड है, वो अपने हस्बैंड्स या फिर जो भी मेल मेंबर हैं, वो जिनको वोट दे रहे हैं उनको वोट देती। तो कागज पे तो हमें दिख रहा है कि वो वोटिंग परसेंटेज इतना इंक्रीज हो रहा है, पर सही वही ना कि डेमोक्रेसी है बोल देंगे तो नहीं, पर उस अच्छे से कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो चीज। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, हम कई गांव में जाते थे जब, तो हम पता करते थे कि भाई यहाँ का सरपंच कौन है, पता चलता था फला फला सरपंच है। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है अखंड जी, जब हम वहां पे जाते थे तो हम बोलते थे सरपंच से, बोले अरे वो सरपंच साहब हैं तो उनकी माता जी सरपंच या उनकी धर्म पत्नी जी, काम वो देखते हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि ऊपर से हम नहीं देख के जज नहीं कर सकते। और फिर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आज का जो नारीवाद है वो इतना प्रॉब्लमैटिक है, वो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा गलत इम्प्लीमेंटेशन इस चीज का दिखाया जा रहा है, जिससे जो ग्राउंड पे जो स्थितियां हैं, जिन महिलाओं को सच में जरूरत है, जो सच में बहुत सारी, मैं एक वीडियो देख रही थी तो नॉर्मल एक्सपर्ट हैं वो, तो वो लोग गांव गांव के बहुत सारे इलाकों में जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे विच क्राफ्टिंग होती है महिलाओं को। ऐसे आदिवासी क्षेत्र इतने हैं उत्तराखंड वगैरह साइड की ना, महिलाओं को चुड़ैल डायन बोल के मार दिया जाता है। तो वो बता रहे थे कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते थे, वहां पे ये स्थिति थी कि जो पुरुष हुआ करते थे, अब ये वो महिलाएं हैं जिनको सच में जरूरत है, तो वहां पे, लेकिन ये तो मेन स्ट्रीम में नहीं आता, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आप हमको छोटे कपड़े पहनने के, ये तो ऐसी बातें हैं जिनका कुछ है ही नहीं। तो खैर मैं आती हूँ उस पे। तो वो बताते थे कि महिलाएं वहां पे सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनपे तो बीत रही है। जो पुरुष वर्ग है वहां पर वो सुनता ही नहीं, क्योंकि अगर वो, उसने कहा था उस व्यक्ति ने कि अगर वो सुन लेगा, यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि उन लोग को मार के गांव से भगाते थे, तो अगर वो सुन लेंगे तो जो सालों से जो मेंटेलिटी आ रही है ना कि ये लड़की है इसको दबा के रखना है, वो जो पितृसत्तात्मक वो जो बिहेवियर है, तो वो उनसे छिन जाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि मेन नीड काउंसलिंग बहुत ज्यादा। ऐसे रेप के भी कई ऐसे रिसर्च आते हैं जिसमें जो आदमी है ना उसको लगता ही नहीं है कि वो क्राइम कर रहा है या फिर वो किसी भी तरीके से गलती कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे एजुकेशन के लेवल पे काम करने की जरूरत है और आदमियों को बहुत कुछ शिक्षित करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। स्वर्णिमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण पहलू को यहाँ पर उठाया है, और जो उन्होंने बात की है इसमें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी विचार करेंगे, और उनके क्या विचार हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी में अपने संदेश भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी आवाज़ है, आपकी अपनी बात है, आप भी अपनी बात इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो आप मैसेज करिए, और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा हम उसे पड़ताल करके चर्चा में लेके आएंगे। अपना पंचेसो आपका अपना है। स्वर्णिमा जी ने जैसे बात रखी है यहाँ पर कि अभी भी दिखावे के लिए यदि ऊपर से हम देख रहे हैं तो बहुत कुछ स्थिति ठीक दिखती है, लेकिन जब हम धरातल में जाते हैं और नजदीक से देखते हैं स्थिति को तो कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इस बीच सरिता जी के पास चलेंगे हम। सरिता जी, लगातार महिला समूह और महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कार्य किया हुआ है, उनके बीच में आपने कार्य किया है, आप खुद वर्किंग वुमेन रही हैं, तो आपने उन समस्याओं को सामना किया है जो एक कार्यरत महिला को समस्या आती है, तो वो संस्थागत हो, परिवार की हो या अन्य हो सकती हैं। सबको अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं, उन सभी पहलुओं में हम बात करेंगे। लेकिन एक जो समूह की बात है, अभी हाल ही में सत्ताधारी दल ने खातों में राशि डाली बिना किसी कार्य के, और दूसरा दल भी, जो दूसरा बड़ा दल है, वो भी कह रहा है कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है? किसी भी समस्या का स्थायी समाधान है क्या? जो उनको अवसर मिलने चाहिए रोजगार के या अपने मजबूती के। आप घर भी चलाती हैं तो आप देखती हैं कि घर चलाने में कितनी समस्याएं आ रही हैं। आज महंगाई का जो दौर है तो वो कम होना जरूरी है, या फिर ये जो स्थायी समाधान निकाला जा रहा है या अस्थायी समाधान, इसको आप कैसे देखती हैं सरिता जी? इस पूरे वाक्य को कैसे देखती हैं? धन्यवाद अखंड जी। आपने बहुत अच्छा मुद्दा छोड़ा है कि एज अ वर्किंग वुमेन जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक अपने समाज का ही हिस्सा हूँ, मैं भी उसका पार्ट रही हूँ
और अपने विंध्य क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैंने भी वो सामाजिक प्रथाओं को झेला है। जैसे पर्दा प्रथा हुआ, ये सारी चीजें मैंने भी उसकी मैं सफर रही हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर आपने किसी भी महिला को शिक्षित और कौशल से परिपूर्ण कर दिया, तो इस तरह की जो एक तरह से कहना चाहिए ना बंदरबाट हम कर रहे हैं, हम उसे पंगु बना रहे हैं, हम उसे अपाहिज बना रहे हैं। हम एक जगह ये भी कहते हैं कि भारत को हम बहुत बड़े रूप में देखना चाहते हैं। हमारा भीख देने का तरीका बदला है, लेकिन दे हम भीख ही रहे हैं। और चाहे हम डिजिटल भीख दे रहे हो, चाहे हम अकाउंट की भीख दे रहे हो, पर हम दे भीख ही रहे हैं। और हमें नहीं लगता कि किसी भी महिला को किसी से भी भीख की आवश्यकता है। आप हमें कौशल उन्नयन का पार्ट बनाइए, हमारी कौशल क्षमताओं में वृद्धि करिए, हम जो कर सकते हैं। हर महिला, प्रकृति ने बहुत कहना चाहिए एक यूनिक बनाया है महिला को। दुनिया में सबसे कठिन काम होता है संतान उत्पत्ति, जो कि महिला करती है। अगर वो कार्य कर सकती है, तो मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो महिला नहीं कर सकती। तो अगर हम इसको ध्यान में रख के बात करें कि आप महिलाओं को शिक्षित करिए, सबसे पहले बच्चियों को शिक्षित करिए, महिलाओं को शिक्षित करिए। देखिए, आप कागज में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन अगर धरातल में उतरते हैं जब हम, तो वो चीजें कहीं ना कहीं कारपेट के नीचे है, वो सिर्फ आंकड़ों में है। हम जब फील्ड में काम करते थे तो हम लोग कोशिश ही करते थे कि हम लड़कियों को जिन्होंने जहां पढ़ाई छोड़ी है उसको कंटिन्यूएशन पे लाए। ऐसी कोई स्कीम आप चलाइए, ऐसा कोई आप योजना लाइए कि जिन बच्चियों ने, जिन महिलाओं ने 8वीं 10वीं छोड़ दी है, आप उन्हें ग्रेजुएशन तक ले जाइए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं तो आप 2 परिवार को उन्नति तक पहुंचाती हैं, मायका और ससुराल। तो इन चीजों में वृद्धि करिए। आप 1500 रुपए, 2000, 3000 देके क्या कर लेंगे? अगर कायदे से देखा जाए तो उतने में एक अच्छी साड़ी भी नहीं आती है महिलाओं के पहनने के लिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं ऋणी बन गए, चाहे कोई भी शासन प्रशासन हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। और उस 2500, 3000 रुपए में कुछ नहीं होता। एक तरह से हम आपके ऋणी हो गए। अब अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर का धर्म है वो कहेगा कि यार हमने इससे पैसा लिया है तो कम से कम इसके तो पक्ष में हम जाए। तो मेरा कहना ये है कि हम उन महिलाओं को इस तरह के प्रलोभन, इस तरह के लालच देने से अच्छा है हम नीड असेसमेंट करें फील्ड वाइज कि यहाँ पर क्या चीज का पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए, भोजन हर व्यक्ति करता है, कपड़े हर व्यक्ति पहनता है और रोजमर्रा की चीजें हर व्यक्ति खरीदता है। तो क्या हम उनको ऐसा रोजगार दे सकते हैं, किस चीज से हम उन्हें जोड़ सकते हैं? एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण आपको दूंगी। हॉस्पिटल, भारत देश में लाखों की संख्या में हॉस्पिटल है, हजारों में भी नहीं, लाखों में। वहां पर आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, फिनाइल होता है, सैनिटाइजर होता है, चादर होते हैं, ये बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं। आप उन्हें काम तो दीजिए, कम से कम एक गांव को आप वो काम दे दीजिए कि इस प्रदेश के सारे हॉस्पिटल को ये समूह सप्लाई करेगा या ये दीदियां सप्लाई करेंगी। आप उन्हें सम्मानजनक रोजगार दे रहे हैं। तो शासन को ये नीड असेसमेंट करना पड़ेगा कि कहां से हम महिलाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। ये जो 2000, 1000, 3000, 4000, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं और मैं इसका समर्थन भी नहीं करती, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य के प्रति उदासीन बनाती है और आपको पंगु बनाती है। आप उनको आप उन्हें कहीं ना कहीं कहना चाहिए ना नाकारा बना रहे हैं। तो वो उसकी शुरुआत है। तो कोई भी महिला को, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी को भी इस चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। आप उन्हें रोजगार दो, आप उन्हें कौशल दो, आप उन्हें काम दो। और काम की अपने मैन पावर की इतनी कमी है, जब आप फील्ड में जाए तब आपको समझ में आता है कि लोगों को काम करने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा है। और हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं। तो एक इस तरह का सिस्टम बनाने की जरूरत है कि हम लोगों तक काम की पहुंच बना सके, खासकर महिलाओं जो घर में बैठ के भी अपना घर परिवार देखते हुए बचे हुए टाइम पे इन सब कामों से अपना कुछ तो काम करें। भले फिर उसके बाद आप उनको 2000, 3000 जो देना है दे दो, लेकिन कुछ उनसे काम लो। वो सम्मानजनक राशि होगी, उनके लिए सम्मान निधि होगी। जी बिल्कुल, सरिता जी ने कुछ पहलू ऐसे महत्वपूर्ण बताए हैं इस अपनी चर्चा में। कौशल का उन्नयन होना चाहिए, उन्हें अवसर मिलना चाहिए, उन्हें पंगु ना बना के, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो पुरुष हो, अवसर
उन्हें मिलने चाहिए कि वो अपने को साबित कर सकें। और निश्चित ही महिला शक्ति का स्रोत मानी गई है, लेकिन उस शक्ति को अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शित तो होना चाहिए। वो उनको जो अवसर हैं वो मिले, वो आगे आए, अपने कार्य को कर पाए, अपने कार्य को दिखा पाए। कई बार ऐसा होता है सामाजिक और पारिवारिक दबाव में वो अपनी जो सोच है उसे भी नहीं रख पाती कि वो क्या नया सोच रही है और क्या नया कर सकती है। और जैसा सरिता जी ने कहा है कि एक ऐसा कठिन कार्य जो महिला के अलावा कोई नहीं कर सकता, अगर वो कर सकती हैं तो फिर वो कोई भी कार्य कर सकती है। और हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो हमारे साथ विंध्य से ही सरिता जी जुड़ी हुई हैं। विंध्य क्षेत्र में आपने काफी कार्य किया है, वर्तमान में आप निश्चित ही एक अलग क्षेत्र में अभी कार्य कर रही हैं, लेकिन उनकी लगातार नजर यहाँ बनी हुई है। और दर्शक हमारे जानते हैं कि विंध्य क्षेत्र कहीं से भी अवसर में, प्रतिभा में कमी नहीं है। विंध्य क्षेत्र के महिला हो पुरुष हो, महिलाओं ने भी उदाहरण स्थापित किया है। जब फाइटर जेट उड़ाने की बात आती है तो विंध्य की बेटियों ने वो कार्य करके दिखाया है। तो यहाँ पर उनके क्षमता में कमी नहीं है, बस अवसर मिलना चाहिए। और ये चर्चा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और विंध्य फर्स्ट की कोशिश है कि कैसे मिलेगा न्याय और कैसे सुधरेगी स्थिति। विभिन्न मुद्दे हैं। विंध्य फर्स्ट ने लगातार रिपोर्ट तैयार की है, हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं जाके, कि समस्याएं कहाँ हैं, क्या स्थिति है, गरीबी की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही बीच के लोग इस चर्चा में अपने सुझाव देंगे, और वो सुझाव निश्चित ही जो भी दल सरकार बनाएगा, जो भी सत्ता में आएगा, वो भी उनको देखेगा और उन पे कार्य कर पाएगा कि क्या सुझाव है, जनता स्वयं क्या चाहती है। महिला की यदि बात हो रही तो महिला से पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। ऐसे थोपा नहीं जा सकता कोई निर्णय या कोई योजना उनके ऊपर अपने आप लागू कर दी जाए कि आप ऐसा कर लीजिए। स्वर्णिमा जी, क्षेत्र में आप गई हुई हैं, क्षेत्र की महिलाओं से आपने बात की, वो क्या कुछ कहती हैं और कैसी सोच रखती हैं इन मामलों में? देखिए अखंड जी, मुझे लगता है जो महिलाएं हैं, मैं बिल्कुल इससे अग्री करती हूँ कि एक तो वर्ग है जो उतना शिक्षित नहीं है या जो भी वो है, तो उसे लगता है कि ये छोटा सा, अगर हालांकि इसे तो मैं सीधा चुनावी वो जुमला मानती हूँ, क्योंकि वो तुरंत पैसे देने वाली बात से तो मैं भी अग्री नहीं करती हूँ। तो महिलाएं जो हैं वो शायद थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएं, लेकिन जो सच में जो महिला है जिसे पता है कि मेरा इससे कुछ नहीं होने वाला है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिसे पता है कि ये मेरा कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसमें नहीं है, तो वो तो यही देखती हैं कि मुझे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, है ना, और बाकी शिक्षा मुहैया कराई जाए। और शिक्षा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और शिक्षा सिर्फ ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने बताया कि फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, तो ये भी है ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो बहुत सारी, जैसे मैं मिलती भी हूँ तो फीमेल्स के साथ एक ये होता है ना, आपस में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना, वो कमी है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का रीजन कमी होने का मुझे लगता है ये है कि क्या कंटेंट वो देख रही हैं, है ना, कौन इंस्पिरेशन बन रहा है, ये प्रॉब्लम है। इंस्पिरेशन अगर आप मैं ये किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस है, अगर अच्छी कलाकार है वो बात अलग है, लेकिन एक मेन स्ट्रीम जो भी होता है या फिर जो हम रील्स वगैरह देख रहे हैं, वो अगर आप वहां से अपना इंस्पिरेशन इनटेक करिए, आपको पता है शॉर्ट टर्म इसमें मिलेगा मुझे फटाक से ये फेमस होने का, ये चीज है। तो वही है ना कि आप इतना आसान, सोसाइटी भी यही कि वो क्या देख, उर्फी जावेद को आप देख रहे हैं तो आप क्या देखना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारा इंस्पिरेशन असल में हम किसको बना रहे हैं। घर परिवार को समझना पड़ेगा कि हम हमारी कैसे स्ट्रॉन्ग लड़कियां हम निकाल के लेके आए। तो जितना मैं बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फीमेल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म उसमें ज्यादा देखती हैं, और है उनके अंदर गुस्सा है, वो चाहती हैं बदलाव। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। स्वर्णिमा जी ने जिस बदलाव की बात की है वो महिलाओं की स्थिति की बदलाव की बात है, और इस चर्चा का बिल्कुल भी उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, ना किसी दल ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इन बातों को समझ रहे हैं कि महिला जो है, यदि दो पहिए माने गए हैं इस समाज को, इस परिवार को, एक घर को चलाने के लिए, तो एक कमजोर रहेगा और एक मजबूत रहेगा तो गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगी। और हम यदि बातों में ही केवल इन स्थिति को देखते रहेंगे तो भी सुधार नहीं होगा। तो इसके लिए कोशिश करनी होगी, जैसे स्वर्णिमा जी ने कहा कि हम क्या देख रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, किसी एक महिला की बात नहीं है। और यहाँ पर जो संस्कार की बात आती है वो भी सामने आती है, और वो देने का कार्य भी महिला ही करती है। तो वहां से भी मजबूती लानी होगी। और एक बात इस चर्चा में हमारे साथ दो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो एक पूछना ये है कि जब हम संस्कार देते हैं और बेटे बेटी का अंतर शुरू करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं
महिला के द्वारा ही शुरू किया जाता है। हम वहां से, उस स्तर से यदि कार्य करें, वहां से ही बराबरी बिल्कुल रखें। अब स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे जब ग्रामीण स्तर में जाए, आप अधिकांश क्षेत्र में देखेंगे तो अभी भी बेटों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यहाँ किसी को पीछे करने की बात नहीं है, लेकिन जो हक है, जो अधिकार है, वो बराबर मिलना चाहिए। सरिता जी कैसे देखती हैं आप इसे? मैं आपकी इस बात से तो काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि फील्ड में काम करते हुए कई आदिवासी क्षेत्रों में भी काम किया, विंध्य क्षेत्र में काम किया, 22 तक जबलपुर जैसे जगह पर भी रही हूँ, और फिलहाल अभी भी वापस कहना चाहिए महाकौशल में कार्य कर रही हूँ। तो जो बात आप कह रहे हैं, ये भेदभाव तो हमारे घर से ही शुरू होता है, और करने वाली भी महिला ही होती है। तो जो अभी स्वर्णिमा जी ने कहा कि उन्हें वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज देखते हुए आई है। बदलता तब है जब उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, या उससे वो चीज दिखाई बताई जाती है, तब उसके सोच में बदलाव का प्रारंभ होता है, बदलाव शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है कि आज लड़का और लड़की दोनों लगभग इक्वल है। वो पुराना समय तो नहीं रह गया जो हम लोगों का टाइम था। हम लोग अगर हमारी इस जनरेशन की बात करें तो काफी कुछ घटा है, लेकिन हाँ, जो आपने कहा संस्कार, अगर महिला या बच्ची हमारी असुरक्षित है समाज में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए महिला ही जिम्मेदार को मान सकते हैं हम, कि उसने उस तरह के संस्कार बच्चे में नहीं डाले, कि हमने उनकी सोच को नहीं पढ़ा, बच्चों को हमने अवेयर नहीं किया। हम कभी अपने बच्चों को बैठ के अपनी धार्मिक पुस्तकें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानियां, शिवाजी की कहानियां, जिन्होंने समाज को सुरक्षित किया, नारियों को सुरक्षित किया, ये हमारी कमी है। ये हम जैसी महिलाओं की, जो हमें करना चाहिए था और हमने वो नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे बच्चे वो नहीं गेन कर पाए जो उन्हें गेन करना था। तो इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है कि हम सारे कामों से, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इसमें से समय निकाल के हम अपने परिवार के, अपने घर के, अपने संस्कार की नींव को भी मजबूत करें। स्वर्णिमा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें दूर में देखना होगा कि हमें क्या चाहिए भविष्य से, हमारा भविष्य कैसा हो, उसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। दूसरी बात मैं कहूंगी कार्य क्षेत्र की, ये मेरा अपना अनुभव है कि कार्य क्षेत्र में जब बहुत सारी महिलाएं मिलकर काम करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने तात्कालिक लाभ के लिए उन सारे महिला समूहों का नुकसान करने से पीछे नहीं हटते, जबकि उन्हें पता है कि उनकी इस तात्कालिक लाभ की वजह से बहुत सारी महिलाएं नुकसान में हो रही हैं। इस सोच को भी बदलाव में परिवर्तित करना होगा कि आज का तात्कालिक लाभ हमारे नुकसान का कारण हो सकता है। क्षेत्र में जब हम काम करें तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे स्वर्णिमा जी ने शुरू में कहा था, काउंसलिंग, बार बार हमें काउंसलिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन, ये सब चलाने होंगे, महिलाओं के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, और हम जैसे कुछ लोगों को, जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया है, अपने अनुभव उनके साथ साझा करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज महसूस की है कि जब आप उनसे बात करो तो वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनती हैं और कोशिश करती हैं कि वो अपने में बदलाव लाए, लेकिन एक बार में वो चीज नहीं होती है। जैसे अभी हुआ कि 5-6 दिन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन हाँ, अगर ये लगातार सतत निरंतर चलता रहे तो बिल्कुल ये बात सही है कि महिलाएं अपने अंदर खुद बदलाव महसूस करेंगी, और वो उसका प्रारंभ परिवार से ही शुरू करेंगी, और काफी हद तक महिलाओं ने किया है, बस थोड़े से और पहल की आवश्यकता है इसमें। यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी उन बातों से अनभिज्ञ नहीं है, वो बातें ज्यादातर लोग सुने हुए हैं, जानते हैं। कारण है चर्चा करने का कि बात करने से एक बार फिर से वो सब कुछ याद आ जाता है और उस दिशा में कार्य शुरू हो जाते हैं और बेहतरी आती है। इस पूरी चर्चा में हम अपने समापन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम उसमें समापन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ हम सुझाव लेना चाहेंगे। सरिता जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। एक कॉन्सेप्ट आया था स्व सहायता समूह का और उसने कार्य भी अच्छा किया, लेकिन अचानक से वो जो एक पूरा घटनाक्रम रहा है वो गायब होता दिख रहा है और एक निश्चित उद्देश्य के लिए भीड़ मात्र बन के रह गया है। तो ये कहाँ कमी रह गई?
और वो कितना कारगर था, उससे सुधार तो आ रहे थे। कई उदाहरण है ऐसे, हम राष्ट्रीय स्तर में देखें तो ऐसे उदाहरण है समूहों के, उन्होंने अपने कार्य से इंटरनेशनल अपना लेवल बनाया है एक, और अंतरराष्ट्रीय छवि बना ली है। तो कहाँ पे कमी रह गई और उस कार्य को बेहतर करके क्या सार्थक परिणाम लाए जा सकते हैं सरिता जी? अखंड जी, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 18 सालों का, महिला स्व-सहायता, मैंने आजीविका मिशन में काम किया, एनआरएलएम में काम किया, तो मेरा जो अपना सोचना या देखना था, मेरा अनुभव था, वो ये कि महिलाओं को हमेशा ग्रुप में रखा गया। किसी भी चीज को पूरी तरह करने के लिए स्वतंत्रता देना आवश्यक होता है, लेकिन नाम तो महिलाओं का रहा, महिलाएं समूह बने, सब कुछ हुए। जो मैंने शुरू में कहा था कि जब तक आप उन्हें पूरा फ्रीडम नहीं दोगे, एक तरह से स्पंज जैसा है, उन्हें छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। वे कभी स्वतंत्र होकर अपना निर्णय नहीं ले पाए। ये सबसे बड़ा फॉल्स रहा है। मैं तो ये भी कहूंगी कि ये प्रोग्राम अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया, इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है। फिर महिलाओं के ऊपर हमेशा नियंत्रण रखना, सरकारी तंत्र से, गैर सरकारी तंत्र से, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर हमने ये बनाया तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है इस प्रोग्राम का। बहुत अच्छी दीदियां हैं, बहुत अच्छी महिलाएं हैं, बहुत तरक्की किया है उन्होंने और बहुत ईमानदारी से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी, लेकिन जो कहीं ना कहीं कहना चाहिए ना, लाल फीताशाही कहना चाहिए, एक सरकारी तंत्र कहना चाहिए कि आपने उन्हें फ्री नहीं किया। ये देखिए, ये अंतर आपको देखने के लिए मिलता है एनजीओज में। एनजीओज में फ्री कर देते हैं उनको चीजें बता के फ्री कर देते हैं, तो आप वहां पर ग्रोथ देखेंगे तो सस्टेन ग्रोथ आपको दिखेगी, एम्पावरमेंट अधिक दिखेगा, भले थोड़े से एरिया में होता है। बट यहाँ जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 18 साल में कि 2012 के बने समूह है, लेकिन आज भी सस्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पूरा ग्रिप वहां पर पदस्थ लोगों का है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो जो घबराहट, छटपटाहट है, वो उन्हें डिमोरलाइज कर देती है और उनके 12 साल 15 साल की पूरी मेहनत पूरा शून्य हो जाता है। उसमें उनका परिवार भी ताना मारता है, समाज भी ताना मारता है, और वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको, उनके लिए, उनके काम के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। टाइम टेकिंग रखिए, आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट रखिए, उनके शासक मत बनिए, उन पर शासन मत करिए। जी बिल्कुल, सरिता जी ने जैसे बताया है कि ये जो ताना मारने की बात आई है वो हर जगह देखी जा सकती है, उसमें महिला हो या पुरुष हो। कोई भी असफल होता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मानवता के नाते, एक सहयोगी के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते, या आस पड़ोस के होने के नाते, कि उस समस्या का जो कारण है, जो असफल होने का कारण है, वो हम पता करें, उसके निदान की तरफ आगे बढ़े। ताना मार के किसी को आप उसका जो आत्मविश्वास है उसे कमजोर कर सकते हैं, उसका नहीं कर सकते। कि हम मदद करें, एक सहयोगी हम भाव रखेंगे तो निश्चित ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो सकता है और एक बेहतर समाज निर्मित हो सकता है और समस्याओं का हल हम खोज सकते हैं। स्वर्णिमा जी, यदि क्षेत्र की तरफ से कोई संदेश हो, जिन लोगों से आपने बात की, आप लगातार क्षेत्र में रहती हैं, वो आप रख सकती हैं, फिर हम अपने कार्यक्रम में समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जी देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि बदलाव तो जरूरी है बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कभी चीजें अच्छी नहीं थी। हमारे वैदिक साइंस में भी, अगर लिटरेचर में हम देखें, बहुत बेहतर था हमारा सेक्स एजुकेशन। आप खजुराहो के टेम्पल्स देखिए, तो ये ऐसा नहीं है, ये बल्कि वेस्टर्न जो एजुकेशन आई धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसने डिमिनिश कर दिया। तो मैं इतना कहूंगी कि छोटा चेंज नहीं, रेडिकल चेंज, एक नारीवाद की धारा होती है, उसमें वो रेडिकल चेंज की बात कहते हैं। तो समझना होगा, सबको समझना होगा, पेरेंट्स को। एक मुझे बात कहनी थी, आपने कहा था कि जो महिलाएं खुद रोकती हैं, ये अखंड जी सिर्फ वो महिलाएं नहीं जो एजुकेटेड नहीं है। मैंने इतनी शिक्षित औरतों को देखा है जो बेटा बेटी में अपने ही बच्चों में भेद करती हैं। तो ये शिक्षा भी तो कहीं ना कहीं सही नहीं मिल रही है ना। तो शिक्षा, सिर्फ शिक्षा नहीं, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबको समझना होगा, आदमियों को बहुत ज्यादा आगे आना होगा। एक कोई राइटर रहे, उन्होंने कहा है कि जो एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि होती है, महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं से बचा लेती है। तो ये मेरा कहना होगा, सबकी तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि एक बेहतर निर्माण के लिए स्त्री पुरुष सबको साथ होना होगा। महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। बस यही कहूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल,
मानवाधिकार की बात है और यदि हमें प्रयास करना है, कुछ हल खोजना है और समस्या का समाधान पाना है, तो जहां हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे, जहां सरकार की जिम्मेदारी है उसे सरकार को निभाना होगा, जनप्रतिनिधियों को निभाना होगा, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें निभाना होगा। कोशिश करनी होगी एक मिले जुले प्रयास की, जिससे कि हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें, इन समस्याओं पे हल पा सकें। बातें बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा का दौर चलता जाएगा। हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। हम एक बार फिर जुड़ेंगे सरिता जी के साथ, स्वर्णिमा जी के साथ और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपका यदि कोई वीडियो मैसेज है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी में आप उससे मेल कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये चर्चा आपकी है, आपके लिए है। इसे आप जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतनी मजबूती से इन समस्याओं में सुधार होगा और हम एक निष्कर्ष तक जाएंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ सरिता त्रिपाठी जी जुड़ी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ स्वर्णिमा जी अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के आई हैं, आपका भी धन्यवाद। साथ ही जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। अपना पंच शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।